मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। ये हुकूमत बुज़दिल की हुकूमत है। अगर आपके जुडिशरी खुद मुख्तार नहीं है, अगर आपके जुडिशरी पर दबाव डाला जा रहा है, तो इस पाकिस्तान में और मुशर्रफ के पाकिस्तान में क्या फर्क है? आपको तंदेश हुकूमती अरकान जो है ये अपनी हुकूमत खुद नीचे गिराने पे तुले हुए हैं। अब का एक मुतालबा है, दोनों पार्टियों के अबू सजा भुगत रहे हैं, तफ्तीश का सामना कर रहे हैं, उनको उनके पैसों समेत जाने की इजाजत है। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हंगामा आराई, धमकियां, इल्जामात और गिरफ्तारियां, ये पाकिस्तान की सियासत का नया चेहरा है। बजट इजलास हुकूमत के लिए दर्द सर बना हुआ है। हुकूमत बजट पेश करने में तो कामयाब हो गई, लेकिन एक वक्फे के बावजूद इस पर जो बहस का आगाज है वो नहीं हो सका। आज बहस करवाने की कोशिश की गई, मगर स्पीकर बेबस नजर आए और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, जिन्होंने आज तकरीर करना थी, बजट पर बहस का आगाज करना था, उनकी तकरीर भी नहीं हो सकी। ये जो इजलास था वो हंगामे की नजर हो गया। और तो और हुकूमती वज़रा जो है वो भी खड़े होकर शोर शराबा करते नजर आए। अपोजिशन का ये कहना है कि जो बजट है ये असेंबली से पास नहीं होगा। हम चाहते हैं कि मुल्क का बजट पास हो, हम चाहते हैं कि मुल्क का बजट आगे चले, ये प्रोसेस आगे चले ताकि अवाम की मुश्किलात में कमी आए। लेकिन हुकूमत नहीं चाहती कि बजट पर कोई बात कर सके, क्योंकि उनको बजट के हकाइक का पता है। तो हुकूमत पार्लियामान में बजट को बहस नहीं होने देगी कौमी असेंबली में, तो ये क्या करना चाहते हैं? हुकूमत भी ये समझ रही है कि ना बजट हुकूमत का है, ना बजट अपोजिशन का है, ना पाकिस्तान के अवाम का है, ये IMF का बजट है। गिरफ्तारियों ने माहौल पहले ही बड़ा तल्ख कर रखा है। आज फरियाल तालपुर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के बाद उनके जो प्रोटेक्शन ऑर्डर है उनके मामले पर पीपल्स पार्टी पहले ही एहतजाज कर रही है। ये प्रोटेक्शन ऑर्डर्स को लेकर आज सेनेट में भी हंगामा हुआ। गिरफ्तारी और उसके बाद प्रोटेक्शन ऑर्डर पर एहतजाज, ऐसा लगता है ये पार्लियामान में रोज का मामूल बन गया है। कानून साजी से ज्यादा बहस जो है वो मेंबरान के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स पर होती है। 10 माह में अगर पाकिस्तान की असेंबलियों को देखा जाए, 7 अरकान पार्लियामेंट जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नया पाकिस्तान जो है वो कोई नई पार्लियामानी रवायात कायम कर रहा है? अख्तर मेंगल जो कि हुकूमती हलीफ है, वो अपोजिशन के वफूद के साथ मुलाकातें भी कर रहे हैं, उनके सामने शमूलियत के लिए अपनी शराइत भी रख रहे हैं। ये जो सारा माहौल बना है, क्या इस माहौल में हुकूमत बजट पास करा लेगी? इस पर आज प्रोग्राम में डिबेट होगी। साथ ही साथ जस्टिस काजी फायज ईसा के मामले पर भी हम बात करेंगे कि वो हुकूमत के लिए कितनी बड़ी मुश्किल है। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ करा दूं, खुसरो बख्तियार साहब वफाकी वजीर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। उनके साथ खुर्रम दस्तगीर साहब, सीनियर पॉलिटिशियन, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, मेंबर कौमी असेंबली, बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपका भी। रुबीना खालिद साहबा सेनेटर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया रुबीना साहबा आपके वक्त का। मैं खुसरो बख्तियार साहब, जरा बजट पे तो बाद में आते हैं, बट जो बजट पर हो रहा है उस पर जरा पहले बात कर लेते हैं। क्यों हुकूमत के वज़रा को लगता है कि उनको खड़े होकर शोर करना चाहिए, असेंबली में एहतजाज करना चाहिए ऐसे मौके पर जबकि बजट पर बहस होनी है? जी, इसका एक जुमले में जवाब तो यही है कि जब अपोजिशन बजट इतना अहम फाइनेंस बिल है, पूरे साल की मईशत का सिमत का तयन करता है, तो बजट को सुनने का भी मुहतमिल होना चाहिए था। अगर इतनी अहमियत देते हैं बजट को, तो बजट सुनने की भी इनको मुहतमिल होना चाहिए था। तो बदकिस्मती से अभी तक हमारी पार्लियामानी, जब से ये पार्लियामान आई है, इसमें जो एक्स्टैब्लिश पार्लियामानी रवायत हैं उस पर अपोजिशन ने उस पर कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि जो पार्लियामानी इस्टेब्लिश रवायात है उसके मुताबिक चले। अच्छा। मेरा ये तकरीबन 11वां-12वां कौमी असम्बली का बजट है। इससे पहले 2-3 बजट हम पंजाब असम्बली में भी मैंने देखे। बदकिस्मती से पाकिस्तानी पार्लियामान की तारीख में कई ऐसे दौर आए हैं। मुझे याद है 2002 से 2004 तक 3 तक, जब तक LFO का फैसला नहीं हुआ था, तो बजट की कॉपियां फाड़ी जाती थीं, ऐसे ही शोर के अंदर बजट पास हो जाते थे। तो इसको आप जमहूरियत का एक
हुस्न तो मैं नहीं कह सकता, इतनी एग्रेसिव हुकूमत जो है वो हमें शायद कम ही नजर आई है। मेरा जब आप पार्टी की भी इनकी भी हुकूमत देखिए, मगर जब आज अवाम को नहीं, कायदे ईवान को नहीं बोलने देंगे, जब आप फाइनेंस मिनिस्टर को अपना बजट पेश नहीं करने देंगे, और ये हम पॉइंट ये है खुसरो बख्तियार साहब, अपोजिशन एहतजाज करती है, ये तो हमने हर बजट पर देखा है, हर बजट पर होता है, बट आज जिस तरह से हुकूमती वज़रा जो है वो सीटों पर खड़े होकर एहतजाज कर रहे थे। बजट पर एहतजाज का अपोजिशन का तरीका कट मोशंस है। बजट पर अपोजिशन का एहतजाज का तरीका अपनी तजावीज़, अपनी अपोजिशन की तकारीर के ज़रिए है। ये नहीं है कि आप डाइस पे आ जाएं, नाराबाजी की जाए, बजट की कॉपियां फाड़ी जाएं और हर कोई बाकी जो असेंबली में सुनना चाहते हैं वो कानों में वो लगा के अपने एयर प्लग्स या एयरफोन्स लगा के तकरीर सुने। एक मछली बाजार बना हुआ था पार्लियामेंट जब बजट पेश किया गया। तो ये अगर रवायतें इस तरह की चलेंगी तो बदकिस्मती से ये इसका रद्द-ए-अमल फिर ऐसा ही आएगा। राइट, आगे जो खुर्रम साहब बहुत गैर मामूली है जो आप लोग कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर आप हिम्मत करें और 2018-19 का जब बजट मुस्लिम लीग नून ने पेश किया था, मिफ्ता इस्माइल साहब जब पेश जी, तो आप देखेंगे कि आज की एक बड़ी मौकर वफाकी वजीर साहिबा जो हैं वो मिफ्ता इस्माइल के डाइस तक पहुंच के उसकी तकरीर के कागज तक उन्होंने हवा में फेंके थे और बाकायदा हमलावर हुए थे। हम तो सिर्फ अपनी साइड तक रहे, हमने हम इनकी तरफ नहीं गए। दूसरी बात ये कि कायदे अवान 2 दफ़ा इससे पहले आए हैं अभी हालिया हफ्तों में, और हमने दोनों दफ़ा उनको बड़े तहम्मुल से और खामोशी से सुना है, इसीलिए कि हम चाहते हैं कि ये मामला बेहतर तरीके से आगे चले। लेकिन हमने ये देखा कि बजट के बाद हम एहतजाज हमारा हक है। इमरान खान साहब 5 साल हमें ये सुनाते रहे कि एहतजाज जमहूरी हक है अपोजिशन का, अपोजिशन ने अपना हक इस्तेमाल किया, लेकिन जब वफाकी वज़रा खड़े होकर बलवा करेंगे कौमी असम्बली में, अच्छा, और वो जो है हुकूमती अरकान जो हैं वो स्पीकर के डाइस के ऊपर जो है वहां जाकर खड़े होंगे, तो बड़ा फर्क है। आज शहबाज शरीफ की तकरीर क्यों नहीं हो सकी? सुनिए ना जी, ऑपोजिशन जब ऐवान में शोर करती है वो उसका जमहूरी हक है। जब हुकूमत शोर करती है तो वो अदम बर्दाश्त है, वो फिरस्तायत है कि आप सुनने को तैयार नहीं है। भाई बात यह है कि अगर आपने इसी तरह टिट फॉर टैट चलना है, क्योंकि हमें इसकी इंडिकेशन आ गई थी जब वज़ीर आज़म के दस्ते रास्त और मुशीर जनाब नईमुल हक साहब ने उसी दिन ट्वीट किया था कि अब हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को भी नहीं सुनेंगे। उन्होंने पहले 2 दिन पहले बता दिया था कि जी अब हम उनकी आवाज नहीं सुनेंगे। ठीक, तो ये जो हुकूमत की जिम्मेदारी कि वो बजट इनका है, पास इन्होंने करवाना है, तो अगर डिसरप्शन होती है तो इनका नुकसान हो रहा, ऑपोजिशन का कोई नुकसान नहीं हो रहा। कि जितने मिनट डिबेट शुरू नहीं होती, जितने दिन डिबेट शुरू नहीं होती, वो जो हक है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का डिबेट ओपन करने का वो मौजूद है। उसमें 1 महीना लगे, 1 साल लगे, उन्होंने 12 डिबेट ओपन करनी और इनको सुनना पड़ेगा। क्योंकि एक तो देखे ना, इन्होंने सिर्फ 10 महीनों में एक वादा पूरा किया है कि आवाम की चीखें निकलवाएंगे, वो निकलवा दी, वादा पूरा हो गया। ठीक है, तो अब मामला यही है कि इनको भी वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी जो मुस्लिम लीग नून ने 126 दिन की थी 2014 में। इन्होंने तो उस बर्दाश्त तक तो ये पहुंचे ही नहीं कि इनके हाथों के लिखे हुए इस्तीफे हमने मंजूर नहीं किए, बिकॉज हम ये चाहते थे कि ये ऐवान में मौजूद रहे, वरना बड़ा आसान था 1 हफ्ते के बाद। सर वो पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज था, वो पार्लियामेंट के बाहर था, पार्लियामेंट के अंदर नहीं था ना। बजट इजलास, पार्लियामेंट से मेरे लिए तो बजट इजलास जरूरी है ना। और पार्लियामेंट में पार्लियामेंट के ऊपर लान तान करना जो है वो बहुत ही काबिल मुजम्मत है। ये भी आज एक बहुत ही काबिल मुजम्मत सिचुएशन थी हुकूमत की। ऑपोजिशनें एहतजाज करती हैं, हुकूमतें अपने एजेंडे पर चलती हैं। आज अगर आपको ये मालूम ना हो कि कौमी असेंबली में ऑपोजिशन इधर बैठती है और हुकूमत इधर बैठती है, तो कोई भी ऑब्जर्वर जो था उसने कहना था कि ये हुकूमत है जो बैठी हुई है और वो जो खड़े हुए बलवा कर रहे हैं वो ऑपोजिशन है। ये हालात थे। वो मैं वैसे इतने भी ऑपोजिशन भी बैठी नहीं हुई थी, मेरा ख्याल है आज इजलास में वो भी था, बट क्योंकि दोनों ऐवानों में सर ये हो रहा है। सेनेटर साहबा, सेनेट में भी जो है वो आज प्रोडक्शन ऑर्डर्स को लेकर जो है वो यही मामला जो है वो चलता रहा। ये क्या हो रहा है? और फिर बजट पर क्या आपको लगता है कि ये हालात ऐसे हैं कि हुकूमत ये बजट जो है वो पास करवा लेगी?
देखिए, जैसे खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि एक लेवल होता है, एक तरीक़ाकार होता है बर्दाश्त का भी, और हुकूमतों का काम होता है कि वो बर्दाश्त करें, वो एब्जॉर्ब करें और माहौल को बेहतर रखें। ये हुकूमतों का काम हमेशा से रहा है और है, क्योंकि अपोजिशन का तो काम ही है तनकीद करना और पॉइंट आउट करना, और क्योंकि अपोजिशन का रोल जो है वो फ्रेंडली तो हो नहीं सकता, उसने बैठ के कोई ना कोई जो है पॉइंट आउट करना है, बात करनी है, लेकिन वहाँ दूसरी तरफ फिर कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो हालात को ठीक रखता है। लेकिन हमने मेरे ख्याल में ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखी है, ये पहली गवर्नमेंट है जिनको आज तक ये यकीन ही नहीं आ सका कि हुकूमत में है। अभी तक वो 2 बातें जो हैं वो हुकूमत की करते हैं और 15 बातें इसके बाद जो होती हैं वो अपोजिशन के वो मोड में चले जाते हैं, और ऐसा कोई डिफॉल्ट है, ऐसा कोई मसला है, इनके जितनी प्रोग्रामिंग हुई हुई है वो उल्टी चलनी शुरू हो जाती है। इवन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने जिस रात को तकरीर की, रात के 12 बजे, अल्लाह बेहतर जानता है कि रात के 12 बजे ऐसी क्या इमरजेंसी थी, और लोग बड़े उसमें थे कि जो हो सकता है कि जी बड़ा सख्त बजट दिया है तो कोई 2 लफ्ज़ हमदर्दी के कहेंगे कि जी कौम के साथ कोई हमदर्दी करेंगे, कहेंगे कि ये आप जो है ये आपकी बेहतरी के लिए है, या कोई जो बंदा एट टाइम्स होता है इंसान अपने बच्चे को भी 2-4 थप्पड़ मार देता है, अच्छी तरह बाद में अपने बच्चे को भी हमदर्दी में उसको फिर जरा 1-2 थपकियां देता है, प्यार करता है। लेकिन वहां तो हमने देखा कि वो ना उसका बजट से कोई ताल्लुक, ना उसका हुकूमत से कोई ताल्लुक, ना उसका किसी अवाम के कोई मसले से कोई ताल्लुक, वो टोटल एक मैं तो समझती हूँ सुल्तान राही की मूवी थी पंजाबी की, जिसमें बस यही था कि मैं छोड़ूंगा नहीं। तो आप ये देखें कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो अपने उस मोड से नहीं निकल रहे, कंटेनर के मोड से, तो बाकी जो फिर नेचुरली वो ये लोग मैंने तो इसमें देखा है अनफॉर्चुनेटली पीटीआई में कि लीडर जो इनका अच्छा कहे बुरा कहे, ये उसके पीछे चल पड़ते हैं पाइट पाइपर की तरह। तो इनको मैं खुशबू बख्तियार साहब 1 मिनट दीजिएगा रुबीना साहब, राइट, मैं ये इसी तरफ आ रहा था। ये जो माहौल है, अब गिरफ्तारियां भी इस पर साथ शामिल कर लें, ऊपर से कमीशन का फैसला कर लिया खान साहब ने, उसका ऐलान भी कर दिया, बजट से जो डिस्ट्रैक्शन है, आप खुद कह रहे हैं कि जो है वो इस पे बात होनी चाहिए, बजट पे बात होनी चाहिए, बामकसद बात होनी चाहिए, बट ये डिस्ट्रैक्शंस तो आपकी अपनी लाई हुई नहीं है। देखिए, इसी बजट के अंदर जब बजट साजी कर रहे थे, जब आप ये देखते हैं कि एक हकीकत है कि पाकिस्तान का जितना टैक्स इकट्ठा होता है उसका अक्सरियत आप डेट सर्विसिंग, कर्ज़ों के सूद देने पे जा रहा है, तो ये लामहला वक्त की ज़रूरत है कि हम सोचें कि ये कर्ज़े अब तक कैसे लिए गए, क्यों लिए गए, किस इस्तेमाल में लिए गए। ये बहस पाकिस्तान में पहले भी चली। मुझे याद है 2000 के शुरू के अदवार में जब फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल आया कि पाकिस्तान में कर्ज़ों और जीडीपी का एक तनासुब रखना चाहिए, ताकि ये इर्रेस्पॉन्सिबल हुकूमत जो भी आए उसके पास ये इख्तियार ना हो कि वो अगली नस्लों को गिरवी रख के चली जाए, अगली हुकूमतों के हाथ बांध के चली जाए। ये सियासी फैसला नहीं है कमीशन बनाने का? नहीं, इसके अलावा और इसका क्या मकसद हो सकता है? नहीं, मैं इससे आपसे इत्तेफाक नहीं करूंगा। देखिए, हमें एक फिस्कल डिसिप्लिन लेके आना है। जो मईशत की अभी जो हमारी सारा बजट इंशाल्लाह जब आप इस पे बहस करेंगे, मैं और खुर्रम साहब या जहाँ जिस फोरम पे भी होगा, इसके अंदर हमारी जो काविश है, जो हमें मिला, उसके बाद हमारी काविश यही है कि मईशत को की बुनियादों के अंदर पहले इस्तेकाम लेके आएँ, और इंशाल्लाह इस साल हमने को तकरीबन 950 बिलियन रुपीस का 950 अरब, मेरी अर्ज सुन लीजिए, अरब का हमने तरक्याती बजट दिया है। इसके बावजूद कि हमारे ऊपर कितने कंस्ट्रेंट्स हैं कि हम 4% की इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आए, उससे अगले साल 2020-21 में 5.1 और 23-24 में इंशाल्लाह 6.5। सर मसला कर्जों का है ना। अब आपके पास इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, कर्जा आपको लगता है कि कोई ऐसा कर सकता है कि बाहर से कर्जा लिया और यहाँ पर जो है वो उसका गलत इस्तेमाल कर लिया? तो मतलब देखिए, क्या आपके पास जो मिनिस्ट्री है, क्या आप कर सकते हैं कि बाहर से आप चाइना से कोई कर्जा लेते हैं? अब इतने चेक्स एंड बैलेंसेस
रहे हैं, और कर्जों के हवाले से तो खास तौर पे मेरा बड़ा नाकिस सा इल्म है इस हवाले से, बट ये कि ये एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग, आम अंडरस्टैंडिंग। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। सीपैक को ले लीजिए। हमारी क्या कोशिश है कि सीपैक के अंदर जो हम मुस्तकबिल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, वो हम कोशिश करें कि कर्जों के बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे जो मंसूबे ऐसे हैं जहां ट्रैफिक काउंट है, कंसेशंस दे सकते हैं, जैसे सखर से इंशाल्लाह हैदराबाद की मोटरवे जो कि तकरीबन $2 अरब की लागत है उसकी, इंशाल्लाह मैं बड़ा पुरुमीद हूं कि इस साल के आखिर में हम उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे लेके जाएंगे। कर्जों का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल, ऑरेंज ट्रेन एक सबसे बड़ी मिसाल है अंडर सीपैक। मेरे नजदीक ऑरेंज ट्रेन की जगह अगर हम ML1 के अंदर वो अखराजात करते तो पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान के लोगों को उसका बहुत ज्यादा फायदा मिलता। इस तरह के कई झुंझलाहट और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, और इसीलिए उन्होंने ये जो कमीशन अनाउंस किया, असल में ये सुपर नैब है, क्योंकि नैब शायद उनकी मर्जी से जिस तरह की थोक के हिसाब से पकड़ दकड़ होनी चाहिए थी वो नैब नहीं कर रहा, तो लिहाजा उन्होंने कहा जी मैं एक सुपर नैब बना देता हूं। हालांकि उनको अच्छी तरह मालूम है या होना चाहिए, मेरे भाई को बताना चाहिए उनको कि जनाब आपके पास वजारत खजाना मौजूद है, आपके पास इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन मौजूद है, आपके पास प्लानिंग डिवीजन मौजूद है, जो आपको तमाम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि ये कर्जे कहां से आए और किधर गए, और अगर उसके बाद उन्होंने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के ऑडिट कराने हैं तो जरूर करा लें। ये कमीशन का क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। और देखिए ना, यहां तो यही सिचुएशन है कि प्लानिंग डिवीजन नहीं कहता है कि 4% ग्रोथ होगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पब्लिकली इनको रिव्यू कहा जी 2.3% होगी। इन्फ्लेशन के ऊपर भी इनके नंबर्स फर्क है। तो वजीर आजम जो है ना, वो इस फ्रस्ट्रेशन से कि एक तो वो ऑपोजिशन बर्दाश्त कर नहीं सकते, वो अपने खिलाफ नारे बर्दाश्त कर नहीं सकते, तो वो जो ये जो कमीशन का ऐलान था, दरअसल ये एक नी जर्क रिएक्शन था कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। अब अगर नैब है या नहीं है मैं इस पे जरा वापस आऊंगा, मगर ये कि क्या ये बजट इस सेशन से निकल पाएगा, क्या इस पे बात हो सकेगी? मैं सेनेटर साहबा की भी राय पे चाहूंगा। एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद वापस आकर बात करते हैं। मेंगल साहब के हवाले से भी बात करनी है कि उनकी मुलाकातें शुरू हो गई अपोजिशन के साथ, तो आगे अगर अख्तर मेंगल साहब जो है वो अपोजिशन के साथ बैठ जाते हैं तो फिर हुकूमत का बजट जो है वो कहां जाएगा? ब्रेक बाद प्रोग्राम में एक बार तो आप फिर से खुशामदीद। क्या हुकूमत जो है वो बजट पास करवा लेगी? रुबीना खालिद साहब, अख्तर मेंगल साहब की आप पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ मुलाकातें हो रही हैं, और क्या आपको लगता है कि हुकूमत अख्तर मेंगल साहब अगर चले जाते हैं, उनके ना होते हुए अपना ये बजट जो है वो पास करवा लेगी? देखिए, जो इस वक्त हालात बन रहे हैं वो तशवीशनाक भी हैं और गंभीर भी हैं, लेकिन इसमें सबसे जो ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि हुकूमत को इस सारी बात का कोई एहसास ही नहीं है, ना उनको इस बात का कोई इदराक है कि वो मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। एक अपनी ज़ाती अना की तस्कीन के लिए, एक अपनी वो जो रात के 12 बजे की स्पीच में सब खुल के सामने आ गया कि जैसे इन्होंने कहा कि वो एक सुपर नैब बनाना चाहते हैं, वो एक नहीं वो दो पाकिस्तान का नारा तो पता नहीं कहाँ चला गया। मेरे ख्याल में वो नारा उल्टा हो गया, ये चाह रहे थे कि एक नहीं दो नैब, क्योंकि उसमें जो कंट्रडिक्शन है उनकी बातों में, वो एक तरफ हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि उनको तो कुछ पता ही नहीं है कि नैब किसका है और क्या कर रहा है और किसके उनका उस पर कोई इख्तियार ही नहीं है। तो या फिर शायद वो इख्तियार जो उनको वहाँ पर नहीं है वो उस इदारे में लाना चाह रहे हैं। और खुर्रम दस्तगीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि वो सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं जिनमें ये डेवलपमेंट बजट हुए हैं या जहाँ कहीं भी ये पैसे लगे हैं, वो फाइल्स कहीं गई नहीं है, वो उधर पड़ी हुई है मिनिस्ट्रीज में। और सबसे जो मजे की बात है कि उस वक्त के काफी सारे वुज़रा भी इन्हीं के साथ इस वक्त बैठे हुए हैं, जिनके हाथों से ये मंसूबे जो हैं वो पास ऑन हुए हैं या उनकी मंजूरियां हुई हैं। तो अपने वजीरों को ही बुला के जो कुछ अजीब, वही मैं कह रही हूँ, जो मांगे तांगे के वजीर सारे इकट्ठे किए हुए हैं, उन्हीं को बिठा के पूछ लें, बाहर कमीशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये बैठे हुए हैं। खुसरो बख्तियार साहब से पूछ लो। हाँ ठीक है, खुसरो बख्तियार साहब देखिए, अख्तर मेंगल साहब भी नेचुरली उनके कुछ कंसर्न्स हैं।
ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ नंबर गेम। और आपको पता है कि बजट अगर हुकूमत नहीं पास करवा सकती या मुश्किल में आती है तो इसका मतलब क्या होता है हुकूमत के लिए? जी आई एग्री, इट्स वेरी क्रिटिकल कि गवर्नमेंट ने बजट पास करवाना है, ये फाइनेंस बिल पास करवाना है, और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ। बल्कि मज़ीद गिरफ्तारियों के बगैर जो है वो बजट नहीं, 2 दिन पहले मेरी बड़ी तवील हमारी नशिस्त थी अख्तर मैंगल साहब के साथ, और उनकी कुछ जो ग्रीवेंसेस हैं कुछ हद तक जायज़ हैं और हमने काफ़ी हद तक उनको एड्रेस कर लिया है। अच्छा। और ओवरऑल बलूचिस्तान, देखिए अख्तर मैंगल भी जब बोलते हैं तो वो बलूचिस्तान की जो एक सेंटिमेंट है, जो एक महरूमिया है, उसकी कुछ ना कुछ उनकी जो बात होती है उसमें उसकी अक्कासी आती है। तो अभी जो बजट हमने पेश किया इसमें हमने इस साल तकरीबन 76 अरब रुपए के बलूचिस्तान के मंसूबे दिए। अच्छा। मेजर फोकस हमारा बलूचिस्तान की तरक्की और फाटा की तरक्की पे रहा। हमारा जो तरक्याती बजट है, इसका आप पूछें कि मेन 2 आपकी क्या प्रायोरिटीज है, तो मैं कहूँगा फाटा और बलूचिस्तान। और सीपैक के तहत भी बलूचिस्तान के अंदर हमने क्वेटा से जोब तक रोड पिछले साल शुरू की। अपना मकरान कोस्ट, पूरी की पूरी आपकी मकरान कोस्ट, पंजगोर, अभी तक आप ईरान से बिजली लेते हैं, वो नेशनल ग्रिड के साथ उसकी कनेक्टिविटी नहीं थी, वो मंसूबा 17 बिलियन का लेके आए। अच्छा। कच्ची कैनाल जो कब से चल रहा है, M8 आवरान की जो रोड है, 90s के प्रोजेक्ट हैं ये, जिस पे पैसे खर्च हो चुके हैं, इस पे किसी ने तवज्जो न दी। मैं आपको मुख्तसर बता दूं कि पिछले साल के बजट में जो इनकी हुकूमत जाती हुए बलूचिस्तान को दे के गई, टोटल एलोकेशन 7 अरब की। अच्छा, तो आप ये 76 बिलियन पर ले गए बलूचिस्तान को। जी, बलूचिस्तान को इंशाल्लाह हमने अपनी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी की प्रायोरिटी रखा है, और इंशाल्लाह बलूच और क्वेटा का जो शहर है उसको भी बाकी शहरों के दारुल खिलाफों के हम पल्ला उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। और सर उसके बावजूद वो आपसे नाराज है। ये गिरफ्तारियों का ताल्लुक क्या वाकई बजट से है? नहीं, असल में अख्तर मैंगल साहब की जो परेशानी है वो खार कमर के वाक़े से पैदा हुई है, जिसके नतीजे में आप ये कह सकते हैं कि वो ज़ख्म जिनके बड़े मुश्किल से इनके ऊपर पट्टियाँ रखी थी, वो पट्टियाँ फिर उखड़ गईं, जिसमें अरकान असम्बली को गद्दार करार दिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और जो लोग अपना हक मांग रहे हैं उनको फिर गद्दार करार दिया गया कि जी वो एंटी स्टेट हैं, वो रियासत के खिलाफ हैं। हालांकि असल तो टेररिस्ट वो हैं जिन्होंने उसी जगह पर कुछ दिनों के बाद पाक फौज के 3 अफसरों को शहीद किया, जवानों को शहीद किया। टेररिस्ट तो वो हैं, लेकिन जो लोग आईने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपने हकूक मांग रहे थे, उन्हें भी जब एंटी स्टेट और गद्दा, तो अख्तर मैंगल साहब को बलूचिस्तान में वो तारीख भूली नहीं है। अच्छा। कि वहां भी तो बहुत सारे लोगों को गद्दार और एंटी स्टेट करार दिया गया जो अपने हकूक मांग रहे थे। तो उनकी परेशानी इसी के ऊपर है। हुकूमतों ने बलूचिस्तान को बजट दिए हैं। नंबर अगर इनके शॉर्ट होते हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, तो जिम्मेदार ऑपोजिशन क्या करेगी? क्या बजट को पास होने से रोक देगी, या जो है वो इनको हुकूमत का साथ देगी? अगर इनके पास नंबर नहीं है फाइनेंस बिल को पास कराने के लिए, तो इन्हें वज़ीर आज़म को इस्तीफा देना चाहिए और किसी और को मौका देना चाहिए, चाहे इनकी अपनी पार्टी के वो लोग हों, लेकिन इनको इस्तीफा देकर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए ये मामला चल नहीं रहा। जिस चीज पर इन्होंने पिछली हुकूमतों को मतून किया और लानतान किया, वही इन्होंने खुद ज्यादा की है। कि जी आपने कहा कर्जे की एक कहानी सुन रहे हैं हम, कि जी इतना कर्जा, पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा ये इस 1 साल में लेने जा रहे हैं। अभी तक जो 10 महीने के नंबर है 3900 अरब का कर्जा ले चुके हैं ये, और जो अभी 30 जून को खत्म होगा महीना, तो ये 5000 अरब क्रॉस करेगा। मैं आपके नाज़रीन को कंपेयर करके बता दूं कि मुस्लिम लीग नून ने अपने 5 सालों में 10,600 अरब का कर्जा लिया, ये 1 साल में 5000 का लेना रुबीना साहब आप कुछ कहना चाह रही हैं? रफली उनको ये 17 अरब रुपए रोजाना का कर्जा है। और ये कहानी जो है इस पर आई है कि पाकिस्तानी जो हैं वो आज 1 साल पहले के मुकाबले में गरीब तर हैं, परेशान तर हैं और बदहाल तर। नंबर्स आर नॉट देयर, तो फिर हुकूमत फिर कोई किसी और को आना चाहिए। जी एब्सोल्युटली। जी रुबीना साहब। जी मैं बड़ी अच्छी मुझे बात लगी खुसरो बुख्तियार साहब की कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने क्वेटा शहर की डेवलपमेंट के लिए उसको एतपार लाना चाहते हैं बाकी मुल्क के शहरों के साथ। बहुत खुशी की बात है, क्वेटा हमारा बहुत एक अहम जुज़ है और हम चाहते हैं कि वो भी तरक्की करे। लेकिन मुझे पहले ये बता दें कि इनकी 6 साल से हुकूमत खैबर पुख्तनख्वा में
और वो पेशावर का हाल अगर आप जाके देख लें तो वो मोहनजोदड़ो और आसर कदीमा की कोई शहर लगता है। 6 साल में तो वहाँ हमारे लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, पेशावर से है। इसमें पेशावर शहर का जो हाल है वो तरक्की के नाम पे हमें जो बिल्कुल ही धकेल दिया है मोहनजोदड़ो के अंदर, तो उसके बारे में भी कोई प्लान बता दें कि वहाँ जो हमारे क्या करेंगे। मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ी रुबीना साहबा, राइट। मैं एक बार जरा वापस आता हूँ और फिर कुछ बात जरा करेंगे कि हुकूमत ने जो मुख्तलिफ महाज खोले हुए हैं, तो वकला की आज हड़ताल थी, उस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में फिर से खुशामदीद। आज एक और जहां पर हुकूमत के लिए सरदर्द की बात हो रही है, तो वो वकला की हड़ताल भी थी। और जो रेफरेंस था काजी फायज ईसा के खिलाफ, उसकी समाअत का जो है वो आज आगाज हुआ। आज अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया कि देखा जा सके कि ये जो रेफरेंस है जो हुकूमत ने भिजवाया है, क्या ये काबिल समाअत है या नहीं। बहरहाल उसकी इन कैमरा जो है वो सेशन था, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स पे बात नहीं हो सकती, मगर अब ये क्योंकि मामला पॉलिटिकल भी हो चुका है, लिहाजा इसके जो सियासी पहलू उस पर बात जरूर हो सकती है। मगर इंटरेस्टिंगली जो है वो हुकूमत ये कहती है कि आप इस मामले को सियासी ना बनाएं, मगर आज डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने जो बात की वो जरा सुन लीजिए। पहले उन्होंने आज लाहौर में गुफ्तगू करते हुए क्या कहा। मैं आज लाहौर बार एसोसिएशन को, अपने भाइयों को, कौम के बेटों को मुबारकबाद देने आई हूँ। लाहौर हाई कोर्ट बार ने, पंजाब बार काउंसिल ने, वकला एक्शन कमेटी ने आज आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए आज उन्होंने अदालतों में काम जारी रखा और उन्होंने किसी किस्म की हड़ताल के साथ लातल्की करके पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ जो इज़हार यकजहती किया, मैं उनको मुबारकबाद भी देती हूँ, उनकी दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार भी हूँ। हुकूमती तर्जुमान की गुफ्तगू आपने सुनी। आजम नजीर तारड़ साहब सीनियर लॉयर हैं, वकील रहनुमा है, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बट उनके पास जाने से पहले खुर्रम दस्तगीर साहब, ये एक तरफ तो कहा जाता है सियासी ना बनाए, दूसरी तरफ आज डॉक्टर साहब तो मुबारकबाद देती फिर रही हैं। देखिए आप उन वकला को तमाम डिबेट में ये बात शुक्रगुजार भी हैं बहुत सारे लोग भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा फैजाबाद जो जजमेंट थी उसके ऊपर रिव्यू पिटिशन फाइल की थी अप्रैल में, और उसमें भी काजी फायज ईसा के ऊपर इल्जामात लगाए थे कि इन्होंने दुरुस्त फैसला नहीं किया, और भी काफी जबान इस्तेमाल की थी जो मैं रिपीट नहीं करना चाहता। तो पीटीआई तो ऑलरेडी फायज ईसा के खिलाफ एक पार्टी बन चुकी है। ये कहना कि जी ये नहीं है, और जिन लोगों ने ये जो रेफरेंस है उसको लीक किया इससे पहले कि वो उन फाजिल जज साहब के पास पहुंचता जिनके ऊपर इल्जाम था, उससे पहले वो मीडिया में आ गया, तो क्या हुकूमत ने इसको खुद सियासी बनाया। मैं जरा आजम तारड़ साहब के पास चला। जो आजम तारड़ साहब, ये आज एक तरफ तो अब ये मुबारकबादें दे रही हैं डॉक्टर साहबा, मगर ये वकला की इस पर डिवीजन बहुत ज्यादा है। मुझे पता है बहुत सारी रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, कराची बार एसोसिएशन है, सिंध बार काउंसिल है। एक तो इन तंजीमों की तकसीम है, और फिर तंजीमों के अंदर भी जो है वो सेक्रेटरी कोई और कह रहा है, प्रेसिडेंट कुछ और कह रहा है, दो करारदादें आ रही। ये क्या हो क्या रहा है कि वकला जो है वो इस पर एक नहीं है इस इशू के ऊपर। मेरे ख्याल में रहमान आपने अच्छा किया इस टॉपिक पे बात छेड़ दी। वकला अगर बात हम करें तो वो लोग जिनको हम वकील कहते हैं और वो लोग जिनके पास वकला का मैंडेट है वो तो बड़े क्लियर हैं। वो आज से 10 साल पहले भी क्लियर थे, वो ज़ियाउल हक के दौर में भी क्लियर थे, वो अयूब खान की आमरीत में भी क्लियर थे। उन्होंने भुट्टो साहब ने जब सख्ती की उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाई, जब नवाज शरीफ साहब से गलती हुई उन्होंने खिलाफ भी आवाज़ उठाई, क्योंकि वकला ये समझते हैं कि दे गो बाय बुक, और उन्होंने आपकी जो आईनी और जमहूरी रवायात हैं उनके हवाले से अपने फैसले करने होते हैं। मैं हुकूमत वक्त को ये सिर्फ ये बावर करवाना चाहता हूँ कि वो बहुत बड़ी आग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो वकला तंजीमों में दरार डालने के लिए हर हरबे पे उतरे, और मैं आज ऑन रिकॉर्ड के बाद मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल कह रहा हूँ, हमने डॉक्टर फरोग को शो कॉज नोटिस किया है कि क्यों ना आपका नाम रिमूव किया जाए रोल ऑफ बार से। अच्छा, क्योंकि वो उन्होंने मिसकंडक्ट किया है अंडर द लॉ और उसको अपने लीगली डील किया है।
मैं मुशीरे इतलाफ से भी कहूंगा कि आप तो पहले ही अनइलेक्टेड हैं, आप इस आग से ना खेलें, क्योंकि आज तक हमेशा वकला को तकसीम करने की कोशिश करने वाला रुखसत जो है वो खैर नहीं सका, अल्लाह की मेहरबानी। ठीक है राइट। जरा मैं रुबीना खालिद साहब आप कुछ कहना चाह रही है बिफोर आई गो टू खुसरो साहब? जी बिल्कुल। सियासी इसको कौन बना रहा है इस मामले को? परेशान होगी जी आपकी, नहीं सियासी तो ये खुद बना रहे हैं। अब देखें, चले मुबारकबाद की हद तक तो ठीक था कि उन्होंने कहा कि मैंने मुबारकबाद दी, पता नहीं किस बात की दी, लेकिन साथ ही साथ कह दिया कि मैं शुक्रगुजार भी हूँ। ये भी मतलब बताना चाहिए था आखिर वो किस बात की शुक्रगुजार है, ऐसी कौन सी चीज है जो हो गई है जिसके लिए हुकूमत शुक्रगुजार है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से इन्होंने ये डिवीजन पैदा करने की कोशिश की है, मैं बिल्कुल इनसे एग्री करती हूँ कि ये जो है अल्टीमेटली लॉस गवर्नमेंट का ही होगा और बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ये बाकी बॉडीज तो समझ में आती हैं, थोड़ी बहुत स्प्लिट भी होती है। ये वकला एक्शन कमेटी ये हमने पहली दफा देखी है, ये कहाँ से आई है और किसने बनाई है। और जिस तरह एक जमाने में अगर आपको याद हो, हम इस्लामाबाद में रहते थे तो एक मुशर्रफ लवर क्लब भी हुआ करता था, जो कि बैनर्स लग जाते थे कि वो हम सोचते थे कि ये लोग हैं कौन और कहाँ से आए हैं। तो ये मुझे भी ये जो वकला जो एक्शन कमेटी कोई आपको उसी तरह लग रही है। मैं आजम तारड़ साहब से पूछ लेता हूँ बिल्कुल। मुझे ये क्या खुसरो साहब, हुकूमत जो है वो ये एक तरफ कह रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो सियासी अखाड़ा बना रही, दूसरी तरफ जो है वो खुद मुबारकबादें दी जा रही हैं वकला को हड़ताल नाकाम बनाने पे। और शुक्रिया डॉक्टर साहिबा का अपना कोई राय होगी जिसका उन्होंने इजहार किया। मैं खुद एक वकील हूँ, बैरिस्टर हूँ, तो मैं सबसे पहले तो रूल ऑफ लॉ में यकीन रखता हूँ और इदारों की खुद मुख्तारी में यकीन रखता हूँ। और मेरे ख्याल में अब इस मामले पे काजी फाइज ईसा साहब के मामले में, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मीट कर चुकी है और ये इशू वहाँ आज अटॉर्नी जनरल, क्योंकि मैं इसकी प्रोसीडिंग्स फॉलो नहीं कर सका, ऑफिस में और चीज़ों में मुलविस रहा आज पूरा दिन, तो प्रोसीडिंग्स चल पड़ी हैं। तो हम सबको उस इदारे का, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एहतराम में उनकी प्रोसीडिंग्स का और उनके डिसीजन का इंतजार करना चाहिए कि किस बेसिस पे, किस मेरिट पे वो उसका डिसाइड करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे 1 मिनट चाहूँगा, क्योंकि खुर्रम दस्तगीर साहब, क्योंकि ये बहस, क्योंकि आजकल बजट का दिन है, बजट के अदवार हैं और मुल्क में मईशत सबसे अहम तरीन चीज़ है। सबसे पहले तो इन्होंने फिगर कोट किया कि जी हमने बहुत थोड़े कर्जे लिए। इन्होंने जब ये आए 2013 में तो 16 खरब के कर्जे थे पाकिस्तान पे। जब ये 18 जून में गए तो उन तकरीबन 30 अरब खरब के कर्जे। मेरा इन पे वज़ीर आज़म से इख्तिलाफ है, ये अवाम को मिसगाइड नहीं, मैं आपको आपको क्लियर नहीं। देखिए दो चीजें हैं जी रहमान साहब, आपके अवाम की अगर ये सुने, एक फिगर है पाकिस्तान की टोटल डेट एंड लायबिलिटीज, जिसके अंदर पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट इदारे, दूसरे जो इदारे हैं उनका डेट शामिल है। उसकी हद तक मेरे भाई की फिक्र दुरुस्त है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है वो पाकिस्तान का पब्लिक डेट है। जो मेरा चैलेंज है 24,952 अरब रुपए मेरे दिन हम छोड़कर गए, ये मेरा चैलेंज है। ये जो है 30,000 अरब इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं कौम के साथ कई महीनों से, उनको ये नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये नंबर रेलेवेंट नहीं है। अगर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है वो 24 लॉयर्स वाली चीज पर जो है वो वापस आना है। देखिए पार्शली ये जो कह रहे हैं, देखिए हुकूमत के जो इदारे हैं, PIA, रेलवे, सर्कुलर डेट जो 500 बिलियन से 1300 बिलियन पे चला गया, क्या ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? आज जो हमें ये चैलेंजेस फिस्कल डेफिसिट के हैं उसकी वजूहात ही यही है। मुझे एक ब्रेक लेने दे। मजे की बात 30,000 अरब कहते थे ना, जो 30,000 अरब, आज वो फिगर 35,216 आपका सूद देने के लिए इस 5,216 एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस 5,000। ब्रेक के बाद टाइम कम है, वेरी क्विकली आजम तारड़ साहब, ये 2007 की तरफ आपको हालात जाते हुए जिस तरह से 2007 में एक लॉयर्स मूवमेंट चली थी, आपको लग रहा है कि ये हालात उस तरफ जो है वो जा सकते हैं? वेरी ब्रीफ। हाँ, बड़ा मैं बात करूंगा कि उस लेवल तक अगर ना भी गए तो एक बात बच सकता है कि लॉयर की जो लीडरशिप है और जो कॉमन लॉयर्स
प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, काम जो अदालतों में हाजिर होते हैं, जो लिफाफा पॉलिटिक्स भी करते हैं, और वो 5% है जो लिफाफा पॉलिटिक्स करते हैं। ठीक। 95% लॉयर्स आर कन्विंस्ड ऑन वन इशू कि ये दो जजमेंट्स थी जो कि मिजाजे यार को नागवार गुजरी हैं, हुदैबिया वाली और फैजाबाद धरने वाली। अच्छा, ये रेफरेंस बदनीति पे मबनी है। ये बात अगर गलत है तो हम हैं। ठीक है, राइट। रुबीना साहब, 2007 की तरफ आपको जाता हुआ ये उस तरह का माहौल बनता हुआ आपको लग रहा है? ब्रीफली आपका कमेंट। देखिए, मैं समझती हूँ कि कुछ भी कहना काबिल इस वक्त होगा, लेकिन हालात जो हैं वो कोई अच्छे मोड़ जो है वो इख्तियार नहीं कर रहे और मामला गंभीर है। बेहतर है कि हुकूमत इसको बर वक्त जो है संभाला दे दे। खुर्रम साहब, देखिए, ये हुकूमत जो है ना, इसने सिवाय भूख के इस बजट में कुछ नहीं दिया, और ये बारी बारी सबसे पहले मीडिया पर हमलावर हुए, फिर अब ये पार्लियामान पर हमलावर हुए, और अब ये अदलिया पर हमलावर हुए। तो मैं ये 2007 का कंपैरिजन पता होना है कि नहीं, लेकिन बहरहाल इस हुकूमत ने खुद अपने लिए इतने महाज खोले हैं, और आईने पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह ये हमलावर हुए हैं, ये ज्यादा देर मामला चल नहीं सकता। इतने महाज आगे आपने चलना है, मुल्क चलाना है। देखिए, सियासत में तो हमारा महाज था, इनकी फ्रेंडली ऑपोजिशन थी, पीपल्स पार्टी नून, अब ये दोनों इकट्ठे हो गए, एक तरफ हम है एक तरफ ये है। जहां तक मैंने अर्ज किया, अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है, और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि ये हमारे इदारे जो आईनी इदारे हैं वो अपना रोल अदा करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी एक आईनी इदारा है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये इशू सियासत से बालातर रहेगा। तीसरा ये है कि इंशाल्लाह बजट भी पास होगा। अच्छा। और इमरान खान की क़यादत में जो नए पाकिस्तान की बुनियादें रखी गई हैं, इसी के ऊपर नए पाकिस्तान की इमारत भी एक मुस्तहकम इमारत बने के उठेगी। बहुत शुक्रिया खुसरो बख्तियार साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, आजम तारड़ साहब और सेनेटर रुबीना खालिद साहब, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। मैं हूं रहमान अजहर, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।